दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रश्न लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं जैसे आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? ऑप्शन देखिए 21 साल, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, 25 साल और 25 साल से थोड़ा ज़्यादा। तो सही उत्तर है 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। दोस्तों 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय सरदार भगत सिंह की उम्र लगभग 22 वर्ष थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, सरकार के विरोध में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 साल से थोड़ी ज़्यादा थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? ऑप्शन देखिए स्वदेशी, रौलट, बारदोली या फिर वैयक्तिक सत्याग्रह। तो सही उत्तर है रौलट सत्याग्रह। दोस्तों अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रौलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रौलट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था और जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार कराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? ऑप्शन देखिए आरा, पटना, बेतिया या वाराणसी। तो सही उत्तर है आरा में। दोस्तों जुलाई 1857 में बिहार के आरा में वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसमें कुंवर सिंह पराजित हो गए थे। उसके बाद उनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो सही उत्तर है चंपारण सत्याग्रह। और आप जान लीजिए दोस्तों, भारत में जो चंपारण सत्याग्रह है ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। और आपको बताना है कि ये चंपारण सत्याग्रह का वर्ष क्या था। आसान सा प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, ब्रोमीन होती है कैसी? रंगहीन गैस, भूरी ठोस, अत्यंत ज्वलनशील गैस या लाल द्रव। तो सही उत्तर है दोस्तों, सामान्य तापमान पर और दाब पर ब्रोमीन एक लाल द्रव होती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैसें कौन सी हैं? कौन सी गैस बिल्डिंग में प्रयुक्त होती है? तो सही उत्तर है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। दोस्तों याद रखिएगा, बिल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसें प्रयुक्त होती हैं और इनका जो मान होता है कैलोरी मान दहन का, ये उच्च होता है, जिससे कि धातुओं को गलाकर जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कपड़े साफ करने में प्रयुक्त होने वाला डिटर्जेंट क्या होता है? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिस्मुटेट या सल्फोनेट। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी सल्फोनेट। डिटर्जेंट में लंबी श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन होते हैं और श्रृंखला के अंत में ध्रुवीय समूह, लेकिन ये साबुन से इस मामले में उत्तम है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन आयन के साथ अघुलनशील लवण नहीं प्रदान करता है। इसके उदाहरणों में सोडियम एल्काइल एल्फोनेट, सोडियम एल्काइल और बेंजीन सल्फोनेट हैं। डिटर्जेंट और एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है, जबकि साबुन उच्च वसी अम्लों जैसे सिरियारिक, पॉमिटिक या डोलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आसान सा प्रश्न है, एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है ऊर्ध्वपातन। दोस्तों ठोस के द्रव में बदले बिना सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को
ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वह पहले द्रव में फिर गैस में परिवर्तित होता है, लेकिन जब कोई पदार्थ गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर को गर्म करने पर वह बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? गेहूं, जौ, चावल या उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें आप देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कार्बनिक यौगिक है। शरीर की आवश्यकता की 50 से 70% मात्रा की पूर्ति इन्हीं के द्वारा होती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड। ग्लूकोज मुख्य रूप से अंगूर और शहद में मिलता है, ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज डाइसैकराइड के उदाहरण हैं। पॉलीसैकराइड का निर्माण अनेक मोनोसैकराइड अणुओं के मिलने से होता है और पॉलीसैकराइड मुख्य रूप से पौधों में पाया जाता है। ये जल में अघुलनशील होता है। सेलुलोज, मांड या स्टार्च, काइटिन और ग्लाइकोजेल मुख्य रूप से पॉलीसैकराइड के उदाहरण हैं। गेहूं, चावल, आलू, मक्का, जौ कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? देखिए, सोना, चांदी, पारा और प्लेटिनम में। तो सही उत्तर है प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे भारी धातु है। ये एक रासायनिक धातु है। इसकी परमाणु संख्या 78 और जो संकेत होता है पीटी होता है। इसका गलनांक बिंदु 1768 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो सही उत्तर आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। याद रखिएगा दोस्तों, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वास्तव में पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुलकर HCO3 अम्ल बनाती है और यही सोडा वाटर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? मेथेनॉल, एथेनॉल, एसिटिक एसिड या एथिल एसीटेट। तो सही उत्तर एसिटिक अम्ल। दोस्तों, सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड है और इस कार्बनिक अम्ल का सूत्र CH3COOH है। और अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जिनका जली घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है। और आप जान लीजिए कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया था? तो उत्तर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय या तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2018 में उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत देश के 750 उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों द्वारा गांवों को गोद लेकर उनके समुचित विकास के प्रयास किए जाने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गूगल इंडिया के सहयोग से किस केंद्रीय मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया पर 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी VR वीडियो लॉन्च किया है? तो ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि गूगल इंडिया के सहयोग से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा इनक्रेडिबल इंडिया पर 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी वीडियो लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला है? तो उत्तर है सूरत। गुजरात का सूरत जिला 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला भारत का पहला जिला है और इस जिले के जो सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं ये सौर ऊर्जा से संचालित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए, किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह घिरा हुआ आदिवासी आवासों की संख्या सर्वाधिक है? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से आच्छादित आदिवासी आवासों की संख्या सर्वाधिक है। ओडिशा में ये दूसरे स्थान पर और झारखंड में दूसरे और ओडिशा में दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है 2022 के अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था?
तो सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है और 2022 का थीम था वन और टिकाऊ उत्पादन और खपत। अगला प्रश्न है दोस्तों, गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य ने रूपश्री योजना शुरू किया था? तो उत्तर है रूपश्री योजना पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू किया गया था और इस योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों की लड़कियों को आर्थिक सुरक्षा के लिए उनके विवाह के अवसर पर प्रत्येक के बैंक खाते में राज्य सरकार द्वारा 25,000 रुपये की राशि जमा की जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर जान लीजिए दोस्तों, उस समय के तत्कालीन 2018 में ये ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता सुरेश प्रभु द्वारा की गई थी। तो ये प्रश्न अब एक तरह से पुराना हो गया है लेकिन आपकी जानकारी में रहना चाहिए कि ई कॉमर्स पर जो राष्ट्रीय नीति बनी थी उसके लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य मंत्री तत्कालीन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन देखिए, पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल और कला और वास्तुकला। तो सही उत्तर है पक्की ईंट से बनी इमारत। आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे और इसके आरंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे स्थित थे और यहाँ की नगर विन्यास पद्धति ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। ये शतरंज के बिसात की भांति थी और सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों का अनुपात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4, 2 और 1 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जान लीजिए कि सभी संदेश अशोक के धम्म में निहित हैं तो इसलिए कोई एक इसमें से सही नहीं होगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक या सभी जो हैं ये आपके सही हैं। धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतर है। धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। दूसरे और 7वें स्तंभ लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या की है जो कि साधुता, कल्याणकारी, अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार की मधुरता, दया और दान है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज दूत था किसका? तो सही उत्तर है मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत था और ये यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का दूत था मेगास्थनीज, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। मेगास्थनीज के ग्रंथ इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी मिलती है और ये भारत आने वाला प्रथम राजपूत था। इंडिका ग्रीक भाषा में है, इसे मौर्य साम्राज्य का दर्पण कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? देखिए, आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति और धन संचय। तो सही उत्तर है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। दोस्तों, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र मूल रूप से शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित है और इसके अलावा इसमें विदेश नीति और जो है सप्तांग सिद्धांत आदि का वर्णन है, लेकिन कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में जो है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास का वर्णन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी या बौद्ध? तो सही उत्तर है बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य को कहा जाता है। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल हैं। विनय पिटक पिटकों में लघुतम है और बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम निषेध का संकलन है। सुत्त पिटक पिटकों में बृहत्तम है और बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन है। अभिधम्म पिटक पिटकों में मध्यम है और बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन अभिधम्म पिटक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है किसमें? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेखों में, पुराणों में या मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में? तो सही उत्तर है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर के दूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय या मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है
इसमें दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, आपको बताना है। तो उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों चीनी यात्री फाहियान 399 से 414 ईस्वी, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका शासनकाल 375 से 414 ईस्वी रहा है, इनके शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। ये ऊपर किरीट कलश से शोभायमान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था, आपको बताना है। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के दौरान, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान, रोलट एक्ट के विरोध में, या फिर असहयोग आंदोलन के दौरान। तो सही उत्तर है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में। दोस्तों आप जान लीजिए कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ ही दोस्तों स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का शुरुआत हुआ और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में संपन्न कांग्रेस के 21वें अधिवेशन में इसे स्वीकार किया गया और इसका स्वरूप देशव्यापी हो गया था। अगला प्रश्न भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से है, आपको बताना है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है राज्य सूची में। दोस्तों भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की दूसरी सूची यानी राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 5 में ग्राम प्रशासन विषय का उल्लेख किया गया है। तो पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा और सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। तो सही उत्तर है सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव कानून व्यवस्था से संबंधित है और कानून व्यवस्था के संबंध में अन्य शक्ति राज्य सरकार के पास है, इसलिए ये विषय जो है ये स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित किए जाने वाले सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।